स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Varda Khan and I have secured All India Rank 18 in Civil Services Exam 2023. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। इस वीडियो में मैं अपनी एथिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगी। एथिक्स में मैंने 130 स्कोर किया है, which is highest amongst all the GS papers of mine. और I believe that this paper is a game changer in every way possible. और क्योंकि हमने एथिक्स पढ़ा नहीं होता है अनलाइक जीएस ड्यूरिंग आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, सो इट माइट गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर अस व्हाइल सोली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मैं थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हाउ आई वेंट अबाउट एथिक्स इन बोथ माय अटेम्प्ट्स। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल माय नोट्स व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर्स. So basically, I had notes prepared on almost every syllabus head, which are like implicitly divided into three parts. There's the psychology part in ethics, then philosophical part, then public administration part. तो इन तीनों ही implicit heads के अंदर मेरे notes prepared थे lectures के साथ. But मैंने एक भी बार ethics नहीं पढ़ रखा था. तो यही बहुत कुछ गैप्स रहे थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कि अगर मैंने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया होता तो मेंस के लिए आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड. सो इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई ट्राइड टू प्लग दीज लूप होल्स. मैंने सबसे पहले तो जो तीन जगह डिवाइडेड थे नोट्स उनको कंसोलिडेट किया कि मैंने शॉर्ट में मतलब ऑलमोस्ट न्यू नोट्स में कहूँगी बनाए, लेकिन शॉर्ट में रेफरेंस दिया जो मेरे डिटेल नोट्स थे उनका. एक जो कमी थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो थी एग्जाम्पल्स की, पब्लिक सर्वेंट्स की, कमिटी रिकमेंडेशंस की. तो इस गैप को क्लोज करने के लिए जब मैं अपने एथिक्स के नोट्स कंसोलिडेट कर रही थी तो मैंने दो टॉपर कॉपीज की हेल्प ली, दो टॉपर्स के नोट्स की. एक तो श्रुति शर्मा मैम, ऑल इंडिया रैंक 1, तो उनके नोट्स से मैंने अच्छे एग्जाम्पल्स और यूनिक पॉइंट्स भी कुछ थे वो ऐड कर लिए अपने नोट्स में. और एक 2022 गुंजिता अग्रवाल मैम, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 26 शी वाज इन द टॉप 30 शी वाज देयर. तो उनके नोट्स उनके टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल थे. आई जस्ट ग्लांस थ्रू हर नोट्स और मुझे अच्छे कुछ पॉइंट्स मिले जो मेरे पास इतने डिटेल्ड में नहीं थे ऑलरेडी, तो वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए. तो इस तरीके से मैंने अपनी एथिक्स की नोट मेकिंग कंप्लीट करी. इसके अलावा मेरा एक अपना पर्सनल स्टडी ग्रुप था. वी वर अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 फ्रेंड्स एंड रेस्ट ऑफ देम हैड रिटन मेंस बिफोर, बट दिस वाज माय लाइक दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट मेंस. 23 में मेरा अगला अटेम्प्ट होने वाला था और 2022 में जब मैं अपना फिर से गेयर अप कर रही थी नेक्स्ट अटेम्प्ट की, उसकी बात है. तो सबसे पहले मतलब सबके नोट्स तो बने हुए थे, तो वी डिसाइडेड टू मतलब PYQs, वी स्टार्टेड सॉल्विंग द PYQs. तो आई वुड से कि सबसे पहले जो आंसर राइटिंग के नाम पे मैंने स्टार्ट किया वो थे एथिक्स के आंसर्स लिखना. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, अभी के स्टडीज वी डिड इट आफ्टरवर्ड्स, तो आई विल कम टू दैट लेटर. पहले हमने जो आपका जो सेक्शन ए होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए. And we used to evaluate each other's answers in the group itself, कि how far each of us is able to quote philosophical thoughts of different thinkers, and whether we are able to give unique examples or not. So we used to borrow good points from each other. इसके अलावा हमने केस स्टडीज सॉल्व करी, लेकिन उस टाइम तक भी मेरा जो केस स्टडी वाला प्रिपरेशन था वो इतना स्ट्रीमलाइंड नहीं था, जो कि मैंने 23 में अच्छे से उसे स्ट्रीमलाइन किया मेन से जस्ट पहले. सो दैट वाज एथिक्स इनिशियली, और उसके बाद मैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग गई. जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस से पहले what I did was I was a part of this Understand the UPSC community that is run by Satyam Jain sir. तो उसका मैं SFG मेंस ग्रुप का पार्ट थी, जहाँ पे फॉर स्पीड डेवलपमेंट वो हमें एक फ्लैश राइटिंग सेशंस करवाते थे फॉर ऑल द पेपर्स. सो एंड इट प्रूव टू बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एथिक्स, क्योंकि जिसमें वो हमें पहले क्वेश्चंस देते थे
and he used to set a timer and tell us ki halfway done, like 7 minutes you get for a 10 marker and 11 minutes for a 15 marker. So he used to like say in the background ki time starts now, and we used to write our answers. So वो questions वो देते थे उसी time, और इस तरीके से वो टाइम करवाते थे हमें, तो ताकि स्पीड डेवलप हो. लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक बेनिफिशियल चीज थी वो ये थी कि उन सेशंस के स्टार्ट होने से पहले he used to give us some time and say that on a piece of paper write down all the examples of the public servants that you can think of. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस में एग्जाम्पल्स होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं वंस यू राइट इट डाउन कि हाँ ये मुझे याद है, और मैं कोई भी वर्च्यू या कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इन्हें कोट कर दूंगी. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं अभी याद जो मुझे आते हैं, सत्येंद्र दुबे सर जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलैटरल वाला ये आपका केस था हाईवे वाला, सो ही इज एसोसिएटेड विद करेज. देन सौम्या पांडे मैम, शी इज recent she is an IS from one of the recent batches, how she cut down on her maternity leave to take care of the COVID affected district that was placed under her supervision. तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो उस टाइम मैं जल्दी से लिख लेती थी जब वो ये एक्सरसाइज करवाते थे कि दीज आई एम गोइंग टू कोट, इसको मैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में कोट करूंगी, इसको करेज में मैं कोट करूंगी. इसके अलावा वो इसी तरीके की दूसरी एक्सरसाइज करवाते थे दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू हैव टू राइट डाउन ऑल द फिलोसोफर्स और जो उनके थॉट्स हैं कि क्या उनके बेसिक आइडियाज हैं. तो जैसे ड्यूटी मतलब परफॉर्म करना इमैनुअल कांत से हम रिलेट करते हैं, या हम चारवाक की फिलॉसफी विच टॉक्स अबाउट मटीरियलिज्म वो लिख लिया. और इसी तरीके के प्रिंसिपल्स जैसे जॉन रॉल्स का आपका वेल ऑफ इग्नोरेंस है, तो ये कुछ फिलोसफीज वी यूज टू राइट डाउन ऑन अ पेपर कि हमें कितनी याद है और कहाँ पे हम इसे यूज कर पाएंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस से निकल के दे यूज टू कम ऑन पेपर. तो ये हमारे फ्लैश राइटिंग सेशन से पहले वो करवाते थे. तो इन चीजों से मेरे एग्जाम्पल्स भी रिवाइज होते गए और मेरी स्पीड भी डेवलप हो गई थी एथिक्स की. सो आई थिंक दैट वाज प्रिटी मच अबाउट द सेक्शन ए पार्ट. सेक्शन बी जो हम केस स्टडीज की बात करते हैं, आई थिंक केस स्टडीज में मैंने खुद से ज्यादा इनिशिएटिव लिया. So I had this person who जिसका first attempt था, we were a part of a similar sociology group. तो म्यूचुअल बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे. तो ये इस एक और की टेक अवे है कि लाइक दिस आप डिफरेंट कम्युनिटीज से, कि आप किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट हैं, किसी सब्जेक्ट के ग्रुप का, ऑप्शनल का कोई ग्रुप बना है टेलीग्राम पे उसका पार्ट है, एंड यू जस्ट पिक अ पार्टनर एंड से कि म्यूचुअल बेसिस पे हम इसके या तो नोट्स तैयार करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो इस तरीके से व्हाट वी बोथ डिड कि हमने डिसाइड किया कि हम पिछले 6-7 साल की केस स्टडीज जो हैं उठाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कुछ रेकरिंग थीम्स जो कॉमन थीम्स हैं केस स्टडीज की, विच यू विल बी एबल टू डू वंस यू गो थ्रू द केस स्टडीज. कि ज्यादातर या तो करप्शन पे आएगा और देयर विल बी इंटरनेशनल एथिक्स पे केस स्टडीज आती हैं. जैसे मुझे एक याद पड़ती है, आई थिंक 2020 की केस स्टडी है जहाँ पे there is a person who is the chairman of Bharat Missiles Limited. So when you will revisit the question paper, you will be able to understand कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो वहाँ पे एक ethical conundrum आ गया है कि आर्म्स सेल को लेकर के, कि इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज वेरी क्रूशियल. तो मतलब उसके साइड इफेक्ट्स, उसके डाउन साइड्स हो सकते हैं अगर हम उन्हें सेल करेंगे, कि इट माइट बी ससेप्टेबल टू ह्यूमन राइट्स अब्यूज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्रीज. और अगर हम वो नहीं सेल करते हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक एक वो है इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, आर्म्स सेल ट्रेड का भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. या हमारा कोई फॉरेन ट्रेड बायलैटरल ट्रीटी होगी या कोई अग्रीमेंट होगा किसी कंट्री के साथ, एंड इफ वी रिफ्यूज टू सेल आवर आर्म्स, वो ब्रीच होगा. तो एक इंटरनेशनल एथिक्स की केस स्टडी हो गई. तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक रेकरिंग थीम हो गया कि इंटरनेशनल एथिक्स. तो इस तरीके से रेकरिंग थीम्स आइडेंटिफाई करके मैंने, मेरे जो पार्टनर थे, पीयर पार्टनर, उनके रेकरिंग थीम्स आइडेंटिफाई करके हमने फ्रेमवर्क्स प्रिपेयर कर लिए केस स्टडीज के, कि जैसे करप्शन पे आएगा या ट्राइबल इश्यूज पे आएगा, जेंडर जस्टिस पे आएगा, इंटरनेशनल एथिक्स, वर्क कल्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब के थीम्स पे अगर आएगा तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर किस तरीके के एथिकल इश्यूज या डायलेमास होंगे इस टॉपिक पे, और क्या हम कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर सकते हैं. सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की. So I did a sleepy classes YouTube marathon
I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। तो जब आप रेकरिंग थीम्स में फ्रेमवर्क्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो केस स्टडी की स्टोरी है ओनली दैट विल चेंज लार्जली। आई एम नॉट सेइंग कि हर तरीके का केस स्टडी कवर हो जाएगा। जैसे इस साल के 2023 में आई थिंक वो लास्ट केस स्टडी थी जो बुलिंग पे थी और आपका सोशल मीडिया का कुछ उसमें था इंक्लूजन। तो देयर विल बी आउटलायर्स ऑफ कोर्स, बट लार्जली कुछ रिकरिंग थीम्स हैं उसी पे आपकी केस स्टडीज आती हैं और अगर आप फ्रेमवर्क उस पर एस्टैब्लिश कर लें तो इट बिकम्स ईजियर टू इंसर्ट योर एंड मतलब आपको पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं एंड देन यू विल बी एबल टू इलैबोरेट इन द एक्चुअल एग्जाम सेटिंग। इसके अलावा लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कैसे हम एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल अटेम्प्ट द केस स्टडीज फर्स्ट और दे गिव मोर इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट टू द केस स्टडीज कि वो एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए एंड दे नेग्लेक्ट समवॉट नेग्लेक्ट सेक्शन ए। बट मैंने ऑर्डर में ही अपना पेपर अटेम्प्ट किया था, सेक्शन ए मतलब राइट फ्रॉम 1 टू लास्ट क्वेश्चन। मैंने सेक्शन ए पहले अच्छे से अटेम्प्ट किया था और मेरा मानना ये है कि वो अच्छे से अटेम्प्ट करना भी चाहिए क्योंकि वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन आपका लीव कर देता है। और क्योंकि केस स्टडीज में मोस्टली एवरीवन ऑफ कोर्स एंड दे विल गो फॉर द एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन एंड लार्जली जो हमारे जस्टिफिकेशंस होते हैं कि हमने क्यों एक कोर्स ऑफ एक्शन चुना, उसके लिए हम जो भी एक फिलोसॉफिकल आइडिया देते हैं, डियोंटोलॉजी या टीलोलॉजी या गांधीज अहिंसा कहता है या यू आर डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, दैट विल बी लार्जली कॉमन अक्रॉस द एस्पिरेंट्स। तो एक आपका जो वो एक्स फैक्टर है वो आपके सेक्शन ए में ही निकल सकता है और उतना केस स्टडीज में नहीं निकल सकता। So with respect to ethics, conclusively my message that would be there for the aspirants is first of all you have to really take this paper seriously, and scoring high marks in ethics can really boost your overall GS score, because in GS 1, 2 and 3 there is only a limited range, but in ethics there can be extremes in terms of marks. So you have to first of all keep your consolidated notes. As regards example, besides your topper copies, there's this other thing which you can use, which I used to do sometimes. So with Hindu, there is this magazine or a very thin newspaper that comes every Sunday. So sometimes it has unique examples of people who have started NGO or a social sector initiative, and that you can quote as an example. So right now I'm able to recall one. So there's this project 39A that is with respect to provisioning of a free legal services aid. So it has been started by a lawyer. I'm not able to recall the name, but I had noted it down in my ethics that in terms of accessibility or rights of people, I would be able to quote this as an example. So the newspapers and the magazines that we refer in leisure time can also come in handy while providing examples for ethics. Thank you for watching my video, and I hope that this detailed strategy will help you overcome the insurmountable challenge that GS4 ethics comes out to be. Thank you.